जय हिंद दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th की जो हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री, उसमें देखने जा रहे हैं मुगल काल के बारे में। किसके बारे में? तो मुगल के बारे में। मुगल के बारे में देखने जा रहे हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है किसान, जमींदार और राज कृषि समाज। और क्या है? तो मुगल साम्राज्य। यानी मुगल साम्राज्य के समय में कृषि की व्यवस्था किस प्रकार से थी, भूमि का विकास किस प्रकार से हुआ और भूमि की जो है देख रेख किस प्रकार से चल रही थी, इस सब के बारे में हम देखेंगे। राजस्व कैसे वसूला जाता था, इस सब को हम आज देखने वाले हैं। चलिए, तो इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में 12th की और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा सिलेबस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे फ्री वीडियो है, प्लस में फ्री ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ भी है, और साथ ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने से क्या होगा कि वहाँ पे आपकी जो है ऑब्जेक्टिव जो है क्या प्रैक्टिस रहेगा, इस कारण आसानी से आपका एग्जाम में हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो और ज्वाइन कर लो। चलिए, तो हम देखने जा रहे हैं किसान, जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यानी मुगल साम्राज्य के समय में राज्य किस प्रकार से चल रहा था और वहाँ की जो कृषि प्रणाली, जो कृषि का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से वहाँ की सामाजिक स्थिति रही, इस सबको हम देखने वाले हैं। तो पहले थोड़ा परिचय देख लेते हैं इसका। पहले थोड़ा इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय: राहुल संस्कृत्यायन ये भी एक इतिहासकार रहे, जो कि एक घुमक्कड़ इतिहासकार रहे। घुमक्कड़ कहने का अर्थ हुआ कि एक जगह टिक कर नहीं, ज्यादा घूमने में ज्यादा इनको दिलचस्पी थी। इनका मानना यही था कि हम किताब से जितना नहीं सीख सकते, उतना ज्यादा हम भ्रमण करके सीख सकते हैं। किताब हमें सिखाएगा क्या? जो उसमें जो किसी देख कर आया कोई और वो लिखा है तो ही सिखाएगा, लेकिन हम जब घूमेंगे तो खुद से जो फील करेंगे, खुद से जो हमें पता चलेगा, वो उससे किताब से कई ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये विश्वास ज्यादा रखते थे किसमें? तो घूमने में, इसलिए इन्हें घुमक्कर कहा गया। चलिए, तो ये सब छोटी मोटी जानकारी पता रहनी चाहिए। चलिए, तो ये जो राहुल संस्कृत्यायन है, ये इसे कहा गया क्या? तो त्रिपिटकाचार्य। क्या कहा गया? त्रिपिटकाचार्य। यानी इन्होंने जो है 3 रचनाएं की है, इस कारण इन्हें त्रिपिटकाचार्य कहा गया। और इनकी कृति क्या है? तो इनकी कृति अकबर है। कृति क्या है? अकबर। इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है? अकबर। अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आइन अकबरी। अबुल फजल की जो कृति है, उनकी रचना क्या है? तो 2 रचना, एक अकबरनामा और एक आइन अकबरी। आइन अकबरी जो है अकबरनामा से ही निकला है। ये जो अकबरनामा है, इससे ही आइन अकबरी निकला है। अकबरनामा का तृतीय खंड ही क्या है? तो अकबरनामा का तृतीय खंड ही आईने अकबरी है। अकबरनामा का तृतीय खंड ही क्या है? तो उसका तीसरा खंड ही आईने अकबरी है। बाबरनामा। बाबरनामा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। बाबरनामा में कौन लिखे? बाबर लिखे हैं। बाबरनामा जो है ये कौन लिखे? तो बाबर खुद लिखे है। वो लेखक इसके कौन रहे? लेखक रहे बाबर, और भाषा इसकी तुर्की। क्या, कौन सी भाषा रही? तुर्की। इसमें बाबर लिखते हैं क्या, भारत जब आए हो तो भारत की स्थिति के बारे में, भारत की जो है भौगोलिक स्थिति, भारत की धार्मिक जो है किस प्रकार से परंपरा रही, भारत की जलवायु जलवायु इस सब के बारे में वो जानकारी देते हैं। भारत के रीति रिवाज, रहन सहन, सब के बारे में वो जानकारी देते हैं।
सबके बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की समाज जो है चल रही थी, और किस प्रकार से यहाँ की जो राजाएं थे, जितने भी राजाएं थे, सब आपस में ही लड़ रहे थे। तभी तो जितने भी राजाएं थे सब छोटे छोटे राजाएं थे, और अपने आप को समझ रहे थे कि हम हीरो है, हम हीरो है, सब आपस में लड़ रहे हैं। 750 से 1200 तक ऐसे ही चला। 750 से 1200 ईस्वी तक ऐसे ही चल रहा था, सब आपस में लड़ रहा था। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, तो ये सब लिखे, और इसमें इन्होंने अपने पिताजी के बारे में भी लिखे। अपने बाबूजी के बारे में लिखते कि हमारे बाबूजी कैसन है, तो कद उनका छोटा है, गोल मटोल है, और पेट उनका ज्यादा निकला हुआ है। ज्यादा निकला हुआ है, जब वो पैजामे का जो है फीता जब बांधते हैं तो पेट उनको अंदर करना पड़ता है। ये सब जो है लिखते हैं उसमें बाबरनामा में। भारत के बारे में भी लिखे, और अपने बारे में भी लिखे, और अपने बाबूजी के बारे में भी लिखे। चलिए, उसके बाद इनका बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद कौन किए थे, तो फारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी अनुवाद किया था, किसका, तो बाबरनामा का। ये लिखा किसमें गया था, तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसके फारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खाने खाना। भारतीय कृषि, इसमें किसकी चर्चा दी गई है, तो भारतीय कृषि की, भारतीय अर्थव्यवस्था की, जलवायु की, समाज की दशा किस प्रकार से है भारत की, ये दिया गया, इस पे प्रकाश डाला गया, यानी विस्तृत जानकारी दी गई है जो उन्हें समझ में आया उस प्रकार से। अब यात्री है तो वो क्या करेगा, वो भ्रमण करेगा, वो घूमेगा, और इस प्रकार से वो देखेगा कि किस प्रकार से व्यवस्था यहाँ चल रही है, और अपने अनुसार उसे लिखेगा। अबुल फजल मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। अबुल फजल जो है ये भी एक यात्री रहे। अबुल फजल जो है ये भी क्या, ये मुगल दरबार का एक शाही इतिहासकार था। इसने क्या किया, तो इसने रचना किए थे अकबरनामा का। क्या किए थे, तो अकबरनामा का। अकबर ने किया क्या, कि अकबर ने अबुल फजल को कहा कि तुम क्या करो, तुम हमारे लिए हमारी इतिहास लिखो, हमारी इतिहास लिखो। कहा, तो उसने किया क्या, तो वो कहा हमारी इतिहास लिखो, तो वो लिख दिया। उसके पूरे खानदान को लेकर, जहां से स्टार्ट हुआ था, उससे आदम से लेकर और उसके अकबर के शासन काल तक, अकबर के शासन काल तक, यानी 1602 ईस्वी तक वो लिख दिया पूरा इतिहास। पूरा इतिहास उसका लिख दिया पूरे। अब बताइए, ये जो है क्या, तो ये उसके दरबार में ही रहते थे और उसके लिए लिखते थे। तो ज्यादा उनका झुकाव किसके प्रति होगा, अकबर के प्रति ज्यादा होगा, तो उसके प्रति वो ऐसे ऐसे शब्द का यूज करेंगे जिससे अकबर को बुरा ना लगे, उसे प्रशंसनीय लगे कि हाँ, उसे हमें क्या, हमारे लिए अच्छे शब्दों का उपयोग किया गया है, उसे थोड़ा खुशी हो। इसलिए वो ज्यादा किसके प्रति झुकाव होगा उसका, तो अकबर के प्रति। तो इस कारण उसने क्या किया, तो उसने जब अकबरनामा लिखा, तो उसमें अब वो लिखा तो इतिहास के बारे में लिखेगा, तो क्या अब उसके पूर्वज क्या जिंदा है, ऐसे पूछेंगे कि चाचा जी आपके समय में क्या चल रहा था बताइए, तो हम लिख रहे हैं, क्या पूछेगा, तो जिंदा ही नहीं था। तो क्या करेगा वो, पहले वो क्या करेगा, तो उसकी जो इतिहास है बिखरा होगा इधर उधर, कोई ना कोई लिखा होगा। बहुत सारे जो यात्री क्या घूमने के लिए आए, तो कोई ना कोई लिखा होगा। इस प्रकार से वो सबकी जो है क्या, तो सब लिखे थे उसके, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके एक जो है क्या किया, तो अकबरनामा का निर्माण किया। लेकिन गलती क्या कर दिया, कि सब कुछ सबसे लिया, थोड़ा थोड़ा भाग जो है सबसे लिया, सबके जो यात्रा वृतांत रहे सभी से लिया। लेकिन इसने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि हम जो है ये फलाने इतिहासकार के रचना से ले रहे हैं। किसी भी रचना रचना से हम ले रहे हैं, तो ये नहीं कहा कि हाँ ये लाइन जो है ये किस रचना का, किसके इतिहासकार से, कौन से इतिहासकार के वृत्तांत से लिया गया है, या फिर ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये इसकी जानकारी नहीं देता है। इसलिए इसका जो है क्या हुआ था, तो इस पे व्यंग भी हुआ था, कमेंट भी हुआ था, यानी इसकी आलोचना भी की गई थी। चलिए, तो आईन अकबरी कौन लिखे थे, अबुल फजल लिखे थे। अकबरकालीन
गजेटियर कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, तो अबुल फजल को, ये जो आइन अकबरी जो है, इसे कहा गया अकबरकालीन गजेटियर। यानी अकबर के काल का पूरा इतिहास इसमें लिखा गया, सारे इतिहास उसकी जो है, किस प्रकार से प्रशासन था, किस प्रकार से भू राजस्व, देख रेख, सारे चीज के बारे में लिखा गया। तो इसे क्या कहा गया, तो इसे अकबरकालीन गजेटियर कहा गया। अकबरकालीन 16वीं 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी इसमें आईन अकबरी में क्या मिलती है, तो इसमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी मिलती है। कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी मिलती है 16वीं 17वीं शताब्दी की। चलिए, तो अकबरनामा जो है कितने भागों में बांटा गया, तो 3 खंडों में बांटा गया, विभाजित किया गया अकबरनामा। लिखे कौन थे, तो अबुल फजल। 3 खंडों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। पहला खंड रहा, पहला खंड में क्या है, तो पहला खंड में अकबर के पूर्वज, अकबर के पूर्वज से लेकर अकबर के जन्म, यानी अकबर के पूर्वज की और अकबर के जन्म की जो है क्या हुआ, तो अकबर के पूर्वज का इतिहास, अकबर के जन्म का इतिहास और अकबर के शासन काल के इतिहास। यानी अकबर के पूर्वज का इतिहास लिखे, अकबर के जन्म के बारे में लिखे और अकबर के शासन काल के 17वें वर्ष तक जो है क्या, तो 17वें वर्ष तक के इतिहास को लिखा। अकबर के शासन काल के 17वें वर्ष तक के इतिहास को लिखा। दूसरे खंड में क्या है, तो दूसरे खंड में अकबर के शासन काल के 17वें से 46वें वर्ष तक, यानी अकबर के शासन काल के 17वें वर्ष तक क्या था, 17वें वर्ष तक था प्रथम खंड, 17वें से 46वें वर्ष तक द्वितीय खंड, और तृतीय खंड में आ गया क्या, तो इसके अकबर के समस्त नियम, जितने भी नियम थे अकबर के अपने साम्राज्य में, जितने भी नियम लागू किए थे, सारे नियम को एकत्रित किया गया तृतीय खंड में। और इसी तृतीय खंड को कहा गया आइन ए अकबरी। क्या कहा गया, तो इसी तृतीय खंड को, तीसरे खंड को कहा गया आइन ए अकबरी। अकबरनामा को अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है। ये जो अकबरनामा है, इसे अकबरकालीन इतिहास की क्या कहा जाता है, तो आत्मा कहा जाता है। अकबरकालीन इतिहास की आत्मा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इससे अकबर के इतिहास की पूरी तरह से विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है अकबरकालीन इतिहास की आत्मा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, मनसबदार, मनसबदार सैन्य कमांडर, उच्च नागरिक और सैन्य अधिकारी और प्रांतीय गवर्नर होते थे। यानी मनसबदार जो है क्या, तो इसमें मनसबदार जो है क्या थे, तो कमांडर होते थे। उच्च नागरिक, मनसबदार को उच्च नागरिक कहा जाता था और वो सैन्य सेनाओं की जो है, सेना का कमांडर होते थे और उसे उच्च नागरिक कहा जाता था। और सैन्य अधिकारी भी वही कहलाते थे, और प्लस में प्रांतीय गवर्नर होते थे। यानी है क्या, एक व्यक्ति और कितने पद उसको, तो कमांडर पद, उच्च नागरिक कहलाया, सैन्य अधिकारी कहलाया और प्रांतीय गवर्नर भी वही था। कौन, तो मनसबदार। चलिए, तो आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। पहले जो है क्या, तो पहले अकबरनामा, अकबरनामा ये 3 भागों में बांटा गया। और ये तीसरा निकला क्या, तीसरा आईन अकबरी, और इस तीसरे को भी 5 भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। इस तीसरे को भी क्या बांटा गया, आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। इस प्रकार से तो इसमें कुछ कुछ जो है क्या, अलग अलग सिद्धांतों को रखा गया। कुछ में शाही जो घराना है उसके लिए जो क्या नियम बनाए गए थे उसको रखा गया। कुछ में जो क्या, तो सेनाओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसको रखा गया, और अलग अलग तरह के सिद्धांतों को रखा गया। और कुछ में क्या, तो कुछ में कृषि के सिद्धांतों को रखा गया। चलिए तो देखते हैं एक एक करके सबको। तो इसमें कितने, तो आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में क्या रहा,
प्रथम भाग में शाही घराने के विभिन्न विभागों, यानी अकबर से के जो घराने हैं, अकबर से संबंधित जितने भी घराने थे उसके शाही घराने के विभिन्न विभागों, शाही टकसाल, टकसाल यानी आर्थिक जो संरक्षक यानी पैसों की देखरेख, मुद्राओं की जो देखरेख करेगा। उसके बाद खादानों के मूल्य, इसमें क्या रखा गया, इसमें रखा गया शाही घराने के विभिन्न विभागों को रखा गया, शाही टकसाल को रखा गया, खादानों के मूल्य, कारखाना निर्मित वस्तुओं की कीमतें, यानी कारखानाओं की निर्मित करने में वस्तुओं की कीमत को रखा गया, और शास्त्रागार सभी के विवरण रखा गया। यानी इसमें किसका विवरण रखा गया, तो शाही घराने के विभिन्न विभागों का विवरण रखा गया, शाही टकसाल का विवरण रखा गया, खादानों के जो मूल्य है, खादानों के जो मूल्य है उसको रखा गया, कारखाना निर्मित करने के लिए जो वस्तुओं की कीमत है उसका विवरण रखा गया, और प्लस में शस्त्रागार, शस्त्रागार के जो है संबंधी सारे विवरण इसमें रखा गया। द्वितीय भाग में क्या है, तो द्वितीय भाग में मुगल सैन्य व्यवस्था का विवरण मिलता है। किसका, तो मुगल की जो सेनाएं हैं उसकी सेना कैसी थी उसका विवरण मिलता है, पूरी तरह से उसकी जानकारी मिलती है, इसका सेना सैन्य व्यवस्था कैसा था। दान की जाने वाली, दान की जाने एवं भत्ते देने की प्रथा का विवरण मिलता है। क्या, तो भत्ते देने और दान की जाने की विवरण मिलता है प्रथा का। मनसबदार का विवरण मिलता है इसमें। धर्म गुरु एवं संगीतकारों की सूची मिलती है, किसकी, तो धर्म गुरु और संगीतकारों की सूची मिलती है। अब बात करें तृतीय भाग में, तो तृतीय भाग में क्या है, तो तृतीय भाग में कृषि, कृषि के बारे में जानकारी मिलती है कि हाँ कृषि व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व संबंधी ब्यौरा दी गई है इसमें कि भू राजस्व किस प्रकार से चल रहा था। भू राजस्व जो है कौन कौन से तरीके थे राजस्व वसूली करने के, सारे जो इसमें जानकारी दी गई। रबी एवं खरीफ फसल पर मालगुजारी की दरें, यानी रबी और खरीफ फसल पर मालगुजारी की दरें, यानी उस पर भी टैक्स लगती थी रबी और खरीफ फसल पर भी, तो उसकी भी जानकारी इसमें है। तृतीय भाग में आईने अकबरी के अकबरकालीन 12 सूबों का वर्णन है। अकबर काल के जो 12 सूबा है, यानी उसके काल में जो 12 प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत, प्रांतों को सूबा कहा गया, सूबा कहा गया। तो 12 जो प्रांत थे उस प्रांतों का वर्णन मिलता है इसमें तृतीय भाग में। कोतवाल, फौजदार एवं काजी की नियुक्ति, कोतवाल की नियुक्ति, फौजदार की नियुक्ति, काजी की नियुक्ति, इस सब की विवरण जो है किसमें मिलता है, तो आईने अकबरी के तृतीय भाग में। अब देखते हैं चतुर्थी भाग में, यानी चौथे भाग में क्या है, तो हिंदुओं के विभिन्न, हिंदुओं के जो नियम, धार्मिक जो नीति थी उनके धर्मों के बारे में जो है जानकारी रखते हैं। इसमें है नक्षत्र विद्या, चिकित्सा, दर्शन व प्रथाओं का विवरण, यानी हिंदुओं से संबंधित जितने भी रीति रिवाज है, उनकी जो विद्या है, उनके जो दर्शन है, सबको क्या किया गया, प्रथाओं को इसमें रखा गया, रखा गया, ताकि उससे हम क्या, उससे जानकारी प्राप्त कर सके, समझ सके, और अपनी जो साम्राज्य को क्या, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बना सके। क्यों शक्तिशाली साम्राज्य को बनाना है, तो उसके लिए दो ही नियम, दो ही तरीका है। एक, अपना व्यवहार जनता के प्रति ऐसा रखिए कि जनता का और राजा का संबंध पिता और पुत्र के जैसा हो, पहला ये। और दूसरा, अपना प्रशासन व्यवस्था जो है वो मजबूत रखिए। दो ही, किसी भी साम्राज्य को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना है तो इसका दो ही पिलर है, एक प्रजा और एक प्रशासन। दोनों में से एक भी डगमगाया, आपका साम्राज्य ठप हो जाएगा। इसलिए इसने क्या, इसने सारे सब कुछ किया, हिंदुओं की जो धार्मिक प्रथाएं है उसको भी फॉलो किया, उसके धर्मों को भी पालन किया, हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, सब कुछ। जोधा अकबर जो है, देखे धारावाहिक क्या, अकबर इस्लामिक और जोधा कौन, हिंदू है ना। चलिए अब देखते हैं अकबरनामा जो है एक कौन से भाषा में रही, तो ये फारसी भाषा में था, इसे अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया और से भाषाओं में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया इसे। तो ये जो है क्या, अबुल फजल की कृति क्या है,
अबुल फजल की कृति कौन सी है? तो अबुल फजल की कृति रही एक अकबरनामा और एक आईने अकबरी। दोनों एक ही है, इसका ही रूप है। चलिए, तो अकबरनामा, ये दोनों कौन सी भाषा में रही? तो दोनों कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? तो हेनरी बेवरीज किए थे। कौन किए थे? तो हेनरी बेवरीज किए थे। और आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? तो जैरेट और ब्लैचमैन किए थे। इसका नाम कभी कभी आपको ब्लैचमैन ना मिलकर ब्लैकमैन भी मिल सकता है। क्या? तो ब्लैकमैन। ब्लैचमैन या ब्लैकमैन मिल सकता है। आईने अकबरी का स्रोत के रूप में उपयोग, यानी ये जो आईने अकबरी है, हम उसका स्रोत के रूप में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि हाँ, मुगल कालीन इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार से दे सकता है। क्या स्रोत के रूप में हम इसका उपयोग करेंगे, किस प्रकार से? तो आइए देखते हैं। तो अकबरकालीन कृषि के इतिहास को जानने के लिए क्या है? तो महत्वपूर्ण है, यानी इसमें आईने अकबरी में जो है कृषि के सारे सिद्धांतों को, उसके लिए जो व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार से उसमें टैक्स वसूले जाते थे। टैक्स सामान्यतः ऐसे वसूले जाते थे, 10 वर्षों से जो आपने उपज किया है उसका एक औसत भाग निकालिए और उसका उस प्रकार से 1/3 भू राजस्व जो है आपसे लिया जाएगा। यानी 10 वर्षों में आप जितने उपज किए उसका एवरेज जो है आप हमें दे दीजिए। तो अकबरकालीन कृषि के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अकबर आईने अकबरी जो है क्या है? तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है कृषि के बारे में जानने के लिए, अकबरकालीन कृषि के इतिहास को जानने का। अकबर को नायक के तौर पर दिखाया गया। आईने अकबरी में जो है अकबर को हीरो के तौर पे, नायक के तौर पे दिखाया गया कि अकबर जो है क्या है? तो मुगल साम्राज्य का, मुगल काल का हीरो है। किसानों के लिए हीरो है, नायक है। अबुल फजल ने अकबर को इंसान एक कामिल माना जिसे कभी गलती ना हो सकती है। यानी अबुल फजल ने क्या माना? अकबर को इंसान एक कामिल माना, यानी ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही ना करता हो। सीधे कह दो कि भगवान ने मान लिया कि जिससे गलती ही ना हो कभी, जिससे गलती ही ना हो कभी, उसकी दर्जा दिया गया और कहा क्या गया कि आप जो है क्या है? तो इंसान एक कामिल है, यानी आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। बोले हम आपको कि है उसके दरबार में, तो यानी झुकाव इसका किसके प्रति होगा? उसके ही प्रति, अकबर के ही प्रति होगा। इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा जिससे उसे लगे कि हाँ, हमारी जो प्रशंसा बहुत बढ़ चढ़ कर की जा रही है, दिल जो है गदगद हो जाए उसका। इससे क्या होगा? वो हो सके तो उसका प्रमोशन कर दे, उसे थोड़ा और कुछ मिल जाए। चलिए, तो क्या करेगा? नॉर्मली यही होता है कि अगर इतिहास में लिखने में यही होता है कि अगर कोई इतिहास लिख रहा है तो अपने वो पक्षपात करेगा। पक्षपात करेगा तो करेगा, ये फिक्स है। जैसे अगर हमारा इतिहास कौन लिखे? तो हमारा इतिहास लिखे यूरोपियों ने। क्या? तो वो ज्यादातर किस में? तो ज्यादातर खुद को बेहतर, हमसे बेहतर खुद को बताने की कोशिश की है। वो कौन लिखे? तो यूरोपियन ने लिखे। और वो क्या करेंगे? तो खुद को हमसे बेहतर बताने की कोशिश बहुत ज्यादा की है। खुद को क्या? तो खुद को बहुत ज्यादा बेहतर हमसे बताए और अपने लिए बहुत ही, अपने प्रति, अपने जो यूरोप के प्रति क्या, तो वो ज्यादा झुकाव रखते थे। अगर वहां की बात आए इसमें हमारे इतिहास में तो उसे बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा इतिहास लिखे वही। चलिए, तो हम थे कहाँ पे? तो यहाँ पे अबुल फजल ने अकबर को क्या कहा? अकबर को कहा इंसान कामिल, यानी आपसे कभी गलती नहीं हो सकती। वे इंसान जिससे कभी गलती हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहा गया? इंसान कामिल। तो कौन था? अकबर को कहा गया इंसान कामिल। कौन कहा? तो अबुल फजल। इस सब स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ जाते हैं। मुगल कालीन इतिहास की जानकारी विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होता है। यानी मुगल काल के जो इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो विदेशी यात्रियों के विवरण से। और इन विवरणों में सबसे प्रमुख किसका नाम है? तो मनुची। ये एक इतिहासकार है, विदेशी यात्री है। यही क्या है? तो ये जो है क्या, यात्री है, और इनके रचना से प्रमुख जानकारी मिलती है मुगल काल के बारे में।
चलिए, आईने अकबरी का जो प्रकाशित खंड है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो आईने अकबरी का खंड जो है उसे पांच उसके जो है क्या, तो आईने अकबरी के खंड को किस प्रकार से प्रकाशित किया गया, तो पहले प्रथम खंड को प्रकाशित किया गया किसके द्वारा, तो ब्लैकमैन के द्वारा प्रथम प्रथम और द्वितीय खंड को प्रकाशित किया गया। प्रथम खंड को 1873 ईस्वी में और द्वितीय खंड को 1891 ईस्वी में प्रकाशित किया गया किसके द्वारा, तो ब्लैकमैन के द्वारा। और तृतीय खंड किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो तृतीय खंड प्रकाशित किया गया जेरेट के द्वारा। कब, तो 1894 में। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था, यानी अकबर के समय भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार से चल रही थी। अकबर ने अपने भू राजस्व की देखरेख के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर रखा था। वो था कौन, तो टोडरमल था। कौन था, तो टोडरमल था। और वही भू राजस्व देखरेख करता था। टैक्स कैसे वसूलना है, किस प्रकार से उपज पे कितना टैक्स रखना है, सारा देखरेख टोडरमल का। तो अकबर के काल में जो है क्या था, तो यहाँ पे देखरेख कौन कर रहा था, भूमि संबंधी जो देखरेख कौन कर रहा था, तो कर रहे थे टोडरमल। चलिए, सम्राट के हाथ में भूमि का थोड़ा सा अंश जो खालसा कहलाता था। खालसा भूमि क्या होगा, जो सम्राट यानी शासक के हाथ में होगा। शासक के पास जो होगा भूमि वो कहलाएगा खालसा भूमि। क्या कहलाएगा, खालसा भूमि। शासक के हाथ में जो भूमि है वो खालसा भूमि। 1563 ईस्वी में अकबर ने एतमाद खां को खालसा भूभाग की देखरेख के लिए हेतु नियुक्त किया। यानी अपने पास जो भूमि थी अकबर के पास, उसकी देखरेख करने के लिए, अपने पास करने का अर्थ हुआ उसका पर्सनल, साम्राज्य का नहीं, जनता का नहीं, उसका पर्सनल जो भूमि है उसका देखरेख कौन करेगा, पर्सनल जो उसका लैंड है उसका देखरेख कौन करेगा, तो उसके लिए एक नियुक्त किया गया था। जो कौन थे, तो एतमाद खां। कौन थे, तो एतमाद खान थे। वो क्या थे, तो भूभाग के लिए उसे नियुक्त किया गया, खालसा भूभाग के लिए, जो कि कहाँ कहाँ, तो आगरा के लिए, दिल्ली, लाहौर, इन तीनों क्षेत्रों में इसे नियुक्त किया गया कि यहाँ की भूमि जो है खालसा भूमि, उसकी देखरेख कौन करेंगे, तो एतमाद खान वहां की भूमि की देखरेख करेंगे। चलिए, 1564 ईस्वी में मुजफ्फर खान को दीवान नियुक्त किया और टोडरमल को उसका सहायक। पहले क्या किया, तो पहले दीवान नियुक्त किया, किसको, दीवान नियुक्त किया मुजफ्फर खां को। मुजफ्फर खां को और उसके सहायक के रूप में टोडरमल को नियुक्त किया। इसको, तो टोडरमल को और मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया। 1569 में क्या किया, तो सियाउद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया। उसके बाद दीवान में परिवर्तन कर दिया, किसको, तो चेंज कर दिया। उसके बाद मुजफ्फर खां को हटाकर किसको रखा गया, तो सियाबुद्दीन अहमद को रखा गया। इसने नक्श या कनकुत प्रणाली अपनाई। इसने क्या अपनाई, तो नक्श या कनकुत प्रणाली अपनाई। इसे हम एक प्रकार से जब्ती प्रथा भी कर सकते हैं। जब्ती क्या, यानी भू राजस्व जो है जब्ती कर लेना इसमें था। चलिए, यानी ये जो है क्या, तो दीवान जो है हुआ क्या, ये था वही राजस्व वसूली के लिए ही। तो इसे पहले रखा गया, दीवान किसको नियुक्त किया गया, पहले मुजफ्फर खां को, उसके बाद उसके सहायक रहे टोडरमल, और उसके बाद किसे, तो सियाबुद्दीन अहमद को दीवान नियुक्त किया गया। सियाबुद्दीन अहमद ने क्या अपनाया, तो इसने नक्श अपनाया, या फिर नक्श को ही हम कनकुत प्रणाली भी कह सकते हैं, इसे अपनाया। 1570 से 71 ईस्वी में नक्श प्रणाली को त्याग कर राजा टोडरमल ने क्या किया, तो वास्तविक नाप जोख अपनाया। क्या, तो टोडरमल ने क्या किया, तो टोडरमल ने नक्श प्रणाली को, जब्ती प्रथा को खत्म करके क्या किया, तो वास्तविक नाप जोख की, क्या, नाप जोख जो है अपनाया। यानी भूमि को नापने की जो प्रथा है शुरू कर दिया। कौन, तो टोडरमल। यह प्रणाली सफल रही, क्यों, इसके पहले जो प्रणाली थी नक्श ये सब, क्या, ये सब काम नहीं किया, नहीं सफल रहा। और सफल कौन रहा, सफल रहा टोडरमल ने जो नीति अपनाई थी नाप जोख की, भूमि की नाप करने का, भूमि की जो है
नाप करने का और उसका डेटा रखने का जो काम किया था ये सफल हुआ। और 1580 ईस्वी तक ये अपनाया गया था। कब तक? तो 1580 ईस्वी तक। नक्श या कनकुत प्रणाली क्या है? वही रहा, नक्श या कनकुत प्रणाली क्या है? तो इसमें भू राजस्व की वसूली पुराने रिकॉर्ड और अनुमानों के आधार पर की जाती थी। किसमें? तो भू राजस्व की जो वसूली की जाएगी पुराने जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसी के आधार पे। अभी आपके पास कितना जमीन है, आपने अपना जमीन कितना बेच दिए, कितना नया ऐड कर लिए उसमें, इससे कोई मतलब नहीं है। पुराने रिकॉर्ड आपके हमारे पास है, हम उसी से, आपका जमीन अभी घटे बढ़े उससे मतलब नहीं। पुराने जो रिकॉर्ड है हम उसी के आधार पे आपसे टैक्स लेंगे, उसी के आधार पे हम आपसे राजस्व लेंगे। और अनुमान के आधार पे कि 10 साल में आपने कितना उपज किया होगा ये अनुमान लगाया जाएगा और उसका 1/3 जो है भू राजस्व आपको देना पड़ेगा। भूमि की वास्तविक माप के आधार पे नहीं की जाती थी। क्यों? नियम ही नहीं था उसमें। नाप जो की जो है प्रथा को शुरू ही नहीं किया गया था, तो अनुमान लगा लिया जाता था कि आपके पास इतनी भूमि है। भले ही अनुमान गलत हो सही हो मतलब नहीं है, अनुमान है, उस अनुमान के आधार पे आपको राजस्व देना पड़ेगा तो पड़ेगा। आईने दहला। आईने दहला क्या है? तो ये प्रथा जो है शुरू किए थे टोडरमल। कौन के थे? टोडरमल। ये भी भूमि संबंधी, भूमि के नाप जोख से ही ये संबंधित है, राजस्व से ही संबंधित है। तो अकबर के शासन काल में टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी ये भू राजस्व प्रणाली है। क्या है? तो भू राजस्व प्रणाली है। इसे जब्ती प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जब्ती प्रणाली के नाम से। जब्ती प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा सरकार किसानों से वसूले जाने वाले राजस्व किस प्रकार लेते हैं? तो ये जो नक्श देखे थे, नक्श, उसी प्रकार से भी है, उसी प्रकार से भी है। आईने दहला, आईने दहसाला जो है उसी प्रकार से है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या है? तो इसमें आपने पिछले 10 वर्ष की औसत उपज के आधार पर तय किया जाएगा आपसे कितना वसूलना है, आपसे कितना टैक्स लेना है। कैसे तय किया जाएगा? तो ये फिक्स होगा कि आपने पिछले 10 वर्षों में कितना उपज किया है, कितना उत्पादन किया है, और उसके एवरेज आपको देना पड़ेगा। चलिए, तो आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर ने टोडरमल को 1582 में दीवान ए अशरफ यानी कि क्या? तो भू विभाग का अध्यक्ष, भू विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था, दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ था? तो आइए उसको देखते हैं। तो भूमि 5 जो है, भूमि को 4 भागों में जो है उसको बांटा गया था। एक पोलज हो गया। पोलज यानी पहले आप क्या करेंगे? तो पोलज यानी प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे? खेती, प्रत्येक वर्ष खेती करेंगे जिस भूमि में, उस भूमि को पोलज भूमि कहा गया। प्रति भूमि जिसमें 2 से 3 वर्षों के बाद खेती की जाएगी। तो एक बार खेती कर लिए उसके बाद हम उसे 2 से 3 वर्षों तक के लिए प्रति छोड़ देंगे, फिर उसके बाद खेती करेंगे। ते प्रति भूमि हो गई। छच्छर भूमि क्या होगा? चाचर भूमि से हम कह सकते हैं। चाचर भूमि भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या? चाचर। तो चाचर भूमि कौन सी? तो ये 3 से 4 वर्षों के लिए हम इसे प्रति छोड़ देंगे। और बंजर भूमि, बंजर भूमि जो अनुपजाऊ भूमि हो, जहां पे खेती होगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ भूमि। तो इस प्रकार से भूमि को 4 भागों में बांटा गया था अकबर के समय में। अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। एक पोलज, प्रति, छच्छर या फिर चाचर, और बंजर। चलिए, भू राजस्व दर किस प्रकार से था? यानी भू राजस्व जो टैक्स है, भूमि, ये जो है किस प्रकार से है? तो अकबर भू राजस्व नकदी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। यानी ये
नकदी के रूप में कि लगले जो है क्या आपका फसल हुआ और आप लगले जो है हमें क्या, तो हमें उसका टैक्स दे दीजिए। आपका फसल हो गया, आप टैक्स दे दीजिए। इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने नकदी भूमि की सूचियां तैयार की। नकदी भूमि की क्या की, सूचियां तैयार की, जिसे उस सूची को दस्तूर कहा गया। क्या कहा गया, सूची को कहा गया दस्तूर। भूमि कर एकत्रित करना, भूमि कर किस प्रकार से एकत्रित किया जाता था, तो भूमि कर एकत्रित करने का नियम है। किस प्रकार से एकत्रित किया जाता था, तो वर्ष में भूमि कर 2 बार एकत्रित किया जाता था। कब, तो वर्ष में भूमि कर 2 बार एकत्रित किया जाता था, 2 बार। पहले कब, तो एक बार जब रबी फसल होगी तब, रबी फसल में जब आप अपना क्या करेंगे, तो पहली बार जब आप रबी फसल काटने वाले होते हैं, पक गया रहता है, काटने वाले होते हैं, तब एक फसल जो है क्या टैक्स लिया जाएगा, एक बार कर लिया जाएगा आपसे। दूसरा कब, जब दूसरी बार जब तब लिया जाएगा जब आप क्या, तो खरीफ फसल पक कर तैयार हो जाती है। यानी जब रबी फसल काटने वाले होते हैं तब पहला, और दूसरा जब आप खरीफ फसल आपकी पक कर तैयार हो गई रहती है तब। भूमि कर जो एकत्रित करते थे उसे क्या कहा जाता था, उसे मालगुजार कहा जाता था। क्या, तो मालगुजार कहा जाता था। शेरशाह सूरी के समय 2 अतिरिक्त कर जो है इसमें ऐड कर दिया गया था। शेरशाह सूरी ने क्या इसमें ऐड कर दिए थे, तो एक जरीवाना और दूसरा महासिलाना, जरीवाना और महासिलाना इसको ऐड कर दिए थे। जरीवाना क्या है, तो जरीवाना सर्वे करने वाले जो है, सर्वे जमीन का जो सर्वे होता है, इसको शुरू कौन किए थे, तो इसको शुरू किए थे शेरशाह सूरी ने, जो कि आज भी चलते आ रहा है। देख रहे हो, जो कि क्या आज भी चलते आ रहा है। तो इसको अकबर ने हटा दिया था। अकबर ने क्या किया था, हटा दिया था। देखो ये जो है शेरशाह सूरी, सूरी क्या हुए, तो शेरशाह सूरी ये शासक बने। इसे अकबर के पिताजी हुमायूं को क्या किया, हराकर, और ये शासक बने। फिर हुमायूं आया, इसे इसके जो, ये तो उस समय खत्म हो गया था, इसके जो पूर्वज थे, इसके जो वंशज थे आगे वाले, वो क्या कमजोर पड़ गए, उसको हरा दिया हुमायूं, उसके बाद खत्म हो गया। तो जब अकबर बना तो शेरशाह का जो नियम था उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये जो जरीवाना है, जरीवाना क्या है, तो सर्वे करने वाले, यानी भूमि का सर्वे करना, ये जरीवाना हो गया। और महासिलाना क्या है, तो कर एकत्रित करने वाले की फीस। जो कर एकत्रित करेगा, टैक्स वसूलेगा, उसका फीस उसे भी देना पड़ेगा। ये क्या है, तो ये महासिलाना। तो इसको दोनों को हटा दिया गया अकबर के द्वारा। अकबर ने यह प्रणाली क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब टैक्स किस प्रकार से निर्धारित किया जाता था, किस प्रकार से आधारित था टैक्स, तो इसके लिए जो है क्या, तो आईने अकबरी में इसकी जानकारी दी गई है। तो आईने अकबरी में निर्धारण की 3 प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। यानी टैक्स निर्धारित करने का 3 तरीका है, 3 प्रणाली है। एक गल्ला बख्शी, नाम क्या है, एक का गल्ला बख्शी, दूसरा जब्ती और तीसरा नास्क। तीसरा क्या है, तीसरा नास्क। यानी 3 जो है प्रणाली है, कर निर्धारण करने की 3 प्रणाली है। 3 प्रणाली है कर निर्धारण करने की। तो पहले हम देखते हैं गल्ला बख्श क्या है। तो भारत में भूमि कर निर्धारण करने की एक प्राचीन प्रणाली थी, बहुत ही पुरानी प्रणाली थी। बटाई, इसे हम बटाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बटाई भी कहते हैं। काबुल तथा कश्मीर में ये प्रचलित थी। ये जो प्रणाली है ये कहाँ प्रचलित थी, तो काबुल और कश्मीर में ये प्रचलित थी। इनके 3 प्रकार है। एक खेत बटाई, खरीफ फसल के अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांटकर निर्धारित कर दिया जाता था। यानी जब खरीफ फसल, यानी जब हम क्या करते थे, खेत में जब फसल को बोते थे उसके तुरंत बाद ही क्या कर दिया जाता था, खेत को बांट दिया गया और कहा गया कि ये जो खेत है, ये खेत है, आप फसल बो दिए, ठीक है। उसके कुछ समय बाद बोलेगा ये खेत है, आपने इतना फसल बो दिया, इतना आप रख लो, और इतना जो है क्या करेंगे, इतना हम रख लेंगे। फसल अभी हुआ नहीं और पहले ये जो है खेते को बांट दिया कि
उतना तुम रखो उतना हम रखते हैं, बात खत्म। क्या? इसलिए ये क्या था, तो ये तीन तरह से जो है क्या, तो एक खेत बटाई यानी जब हम बोते थे फसल को उसी समय खेत को ही बांट दिया जाता था कि इतना आप रखिए इतना हम रखते हैं। चलिए दूसरा क्या, तो लंक बटाई क्या, तो खेत खेत काटने के बाद अनाज से भूसा अलग किए बिना किसान व राजा का बंटवारा। यानी जब कटाई जब हो जाती है तो उससे क्या, उससे भूसे को और अनाज को अलग किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है। तो उससे क्या, तो बिना भूसे को अलग किए ही बंटवारा किया जाए। ये बिना भूसे की बंटवारा किया जाए, इसलिए इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया लंक बटाई। लंक यानी भूसा, तो लंक बटाई कहा गया। तीसरा आया क्या, तो तीसरा आया रास बटाई। रास बटाई ये तीनों किसमें है, तीनों है गल्ला बक्सी में। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालने के पश्चात राज्य का हिस्सा निकाला जाता था। यानी उसे पहले क्या करेगा, अनाज से भूसे को अलग किया जाएगा और फिर उस अनाज में क्या किया जाएगा, तो उस अनाज में राज्य का अलग हिस्सा छांट दिया जाएगा और फिर उसे आप छांट कर खेत में छोड़ दीजिए या फिर राज दरबार में पहुंचा दीजिए। पहुंचाया जाता था राज दरबार में और अपना अपने घर पे रखिए अपना जो आपका हिस्सा है। दूसरा क्या रहा, तो दूसरा रहा जब्ती प्रथा। जब्ती, इससे भी पता चलती है कि इसमें निर्धारण किया गया था टैक्स किस प्रकार से, तो पहला तो निर्धारण किया गया था गल्ला बक्सी के आधार पे, दूसरा जब्ती आधार पे। तो इस प्रणाली में फसल की औसत उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था कि और किसान कुल उपज का एक निश्चित भाग कर के रूप में चुकाते थे। इसमें क्या किया जाता था, तो अनुमान के आधार पे टैक्स वसूला जाता था। फसल की औसत उपज के आधार पे 10 वर्ष में आपने कितना उपज किया, उसका औसत आपको क्या किया जाएगा, उसका औसत आप राज दरबार में पहुंचा दीजिए, हो गया। आमतौर पर 1/3 जो है ये होता था। आपने 10 वर्षों में कितना उपज किया उसका 1/3 आप क्या कीजिए, उसके 1/3 को राज दरबार में पहुंचा दीजिए, हो गया आपका। अब तीसरा आया क्या, तीसरा आया नस्क। नस्क में क्या है, इसमें भू राजस्व की वसूली पुराने रिकॉर्ड और अनुमानों के आधार पर की जाती थी। यानी पुराने जो रिकॉर्ड है, आपने अपनी जमीन खरीदी बेची, आपका क्या हुआ, कुछ से कोई मतलब नहीं है। पुराना जो रिकॉर्ड है हमारे पास कि आपके पास इतनी जमीन है, आप इतने में इतने उपज करते हैं, पुराने जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पे हम आपसे टैक्स लेंगे। भले ही अभी आपकी उपज उतनी हो पा रही हो ना हो पा रही हो, हमें पहले पता है कि आपकी उपज कितनी होती थी, तो इसकी जानकारी है। तो इसलिए पुराने जो अनुमान है, रिकॉर्ड है, उसी के आधार पे क्या किया जाता था, तो उसी के आधार पे राजस्व वसूली किया जाता था। तो ये तीनों आधार पे क्या किया गया, तो राजस्व निर्धारण किया गया। इसके 3 प्रणाली थी, एक गल्ला बक्सी प्रणाली, दूसरा जब्ती प्रणाली और तीसरा नस्क प्रणाली। अब देखते हैं अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन, यानी भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार से अकबर किए थे। भूमि जो है उसका बंदोबस्त अकबर किस प्रकार से किए थे, तो भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाने का श्रेय किसे जाता है, तो भूमि के बंदोबस्त करने का श्रेय सबसे पहले अगर देखें तो शेरशाह सूरी को जाता है। किसे जाता है, शेरशाह सूरी को जाता है। किसे जाता है, तो शेरशाह सूरी को जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सर्वे करने की जो प्रथा है वो शुरू किया था और इससे पता चल जाता था कि किस व्यक्ति के अधिकार में कितने भूमि है और उस अनुमान के आधार पे हम क्या, तो उसके आधार पे हम उससे वसूल सकते हैं राजस्व। ऐसे हम अनुमान लगा लेंगे कि आपके पास इतना जमीन है उतने जमीन है, तो इससे उचित जो है राजस्व वसूलित नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या किया, तो इसे प्रथम श्रेय किसे दिया गया, शेरशाह सूरी को। आईन अकबरी से पता चलता है कि आईन अकबरी से क्या पता चलता है कि अकबर की भू राजस्व जो है कृषि, ये जो भू राजस्व जो प्रणाली है ये कृषि के लिए लाभदायक थी। क्या थी, तो अकबर की जो भू राजस्व प्रणाली थी ये कृषि के लिए लाभदायक थी। ये किससे पता चलता है, ये अकबर आईने अकबरी से हमें पता चलता है।
एसएम जाफर ने अकबर की भू राजस्व प्रणाली को शानदार और दीर्घकालीन लाभप्रद बताया। यानी ये जो जाफर है क्या कहा, इसने कहा कि अकबर की जो राजस्व प्रणाली है वो बहुत ही शानदार है और इसका लाभ जो है लंबे समय तक किसानों को मिल सकता है। लंबे समय तक इसका लाभ किसानों को मिल सकता है। विसेंट स्मिथ और डब्ल्यू एच मॉर्लेड आदि जो है क्या, तो और भी सारे व्यक्ति जो इसने क्या कहा, इसने साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने क्या किया, ये सब यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अकबर के काल में कृषकों की दशा अच्छी नहीं थी। यानी इसमें अकबर के, देखिए व्यक्ति को देखने का नजरिया दो होता है, आप जिस नजरिए से देखिएगा आपको वैसा दिखेगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो अकबर में जो है क्या भगवान को देखते थे, कि कहते थे कि आप जो है क्या गलती कभी करिए ना सकते। और कुछ लोग जो ऐसे है कि जितना हो जगह हो सके खूब कोशिश किए जा रहे हैं कि उसमें जो है क्या कमियां खामियां निकाली जा सके। जिसमें एस एम जाफर इसने क्या किया, इसने इसकी खूबी को बताया। इसने बताया कि इनके जो प्रणाली है वो लंबे समय तक किसानों के लिए लाभप्रद है, यानी उससे लंबे समय तक किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही शानदार व्यवस्था है, ये उसका कहना है। और भी कई सारे जो है क्या तो साम्यवादी साम्राज्यवादी जो है इतिहासकार, जिसमें विसेंट स्मिथ और डब्ल्यू सी एच मॉर्लेट आते हैं, और भी कई सारे जो इतिहासकार हैं, उनका प्रयास रहा कि अकबर की, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास कहा कि अकबर की जो कृषक प्रणाली है वो उसकी दशा जो है अच्छी नहीं थी। अकबर के बाद भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार से रहा, अकबर के बाद जो है भूमि का बंदोबस्त किस प्रकार से रहा, इसको देखते हैं। चलिए, तो अकबर के काल में साम्राज्य 15 प्रांतों में बटा था। अकबर के काल में जो है साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, 15 प्रांतों में बटा था। प्रांत को क्या कहते, सूबा कहते हैं। अधिकांश प्रांत में जब्ती प्रथा लोकप्रिय था। जब्ती प्रथा क्या थी, लोकप्रिय। वही जब्ती प्रथा जो 10 वर्षों के अनुमान पे आपको 1/3 भूमि क्या देना, 1/3 भूमि का राजस्व देना। शाहजहां के काल में 17 प्रांत हो गए, 2 प्रांत बढ़ गए किसके काल में, शाहजहां के काल में। और इस काल में क्या था, तो जागीरदारी प्रथा का आरंभ हुआ। जागीरदारी प्रथा का आरंभ हुआ, ये भी उसी प्रकार के था। भू राजस्व की दर कितना, तो भू राजस्व की दर जो है जागीरदारी प्रथा में क्या हुआ, क्या सेम था, सिर्फ उसमें बदलाव ये हुआ कि आपको टैक्स देना पड़ता था 1/3, लेकिन हुआ क्या, वो बढ़कर आधा हो गया। 50-50 कर दिया गया कि जितना है उसमें आधा आप रखिए, आधा राजा रखेंगे। इसमें हुआ क्या, तो इसमें भू राजस्व की दर 1/3 से बढ़कर 1/2 कर दिया गया, आधा कर दिया गया। औरंगजेब के काल में प्रांत जो है कितना बढ़कर 21 हो गए। जब्ती प्रथा का स्थान नक्श प्रथा ने ले लिया। ये जो नक्श प्रथा है जो कि क्या, तो पुराने रिकॉर्ड के आधार पे हम क्या करेंगे, वसूलेंगे राजस्व। ये स्थान ले लिया किसका, तो ये जब्ती प्रथा का स्थान ले लिया औरंगजेब के समय में, जो कृषक के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। अब कृषक के लिए हानिकारक क्यों सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पुराने रिकॉर्ड के आधार पे कहा जा रहा है कि हम आपसे राजस्व लेंगे। तो मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति जो है क्या उपज करता था, अधिक उसका उपज होता था, अधिक, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसका उपज जो है ये कम हो रहा है। तो लेकिन उसे राजा को क्या, उसके पास जो रिकॉर्ड है उसे तो पता है कि उस पुराने रिकॉर्ड में उसे उपज अधिक होती है। तो क्या करेगा, तो वो कहेगा कि ये नहीं, आपका उपज बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसी के आधार पे, अभी कितना हो उपज आपका उससे मतलब नहीं है, पहले आपका उपज कितना होता था उसके आधार पे हम आपसे टैक्स लेंगे। तब बताइए क्या उसे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो उसे नुकसान होगा। इसलिए क्या हुआ, तो कृषकों के लिए, किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। क्या हुआ किसानों के लिए, तो ये किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ।
चलिए, सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से थी मुगल काल में? मुगल काल में सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार से थी? तो मुगल काल में सिंचाई प्रत्येक जैसे कुओं से भी किए जाते थे, नहरों से भी किए जाते थे, और उसके लिए रहट, ये देख रहे हैं रहट, ये क्या है? ये रहट। रहट यानी ये पहले क्या, तो पहले कुएं की तरह गड्ढा रहेगा, और इस गड्ढे में इस प्रकार से एक पहिए की तरह पहिया लगा रहेगा, पहिया लगा रहेगा, और इसमें ये इस प्रकार से बाल्टी टाइप का रहेगा, और इसमें क्या करेगा, इस प्रकार से है, और जब ये नचेगा, घुमाया जाएगा, इसको घुमा कौन रहा है, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, और इसे घुमा कौन रहा है, तो इसे घुमाएगा बैल। पहले आदमी ही घुमाते थे, उसके बाद क्या कर दिया, बैल को रख दिया कि आप जो है बैल को बांध दिया उसे, और बैल ही घुमाएगा उसको। तो इधर जब ऐसे ऐसे घूमेगा ये बैल, गोल गोल ये चक्कर काटेगा, तो इससे ये क्या होगा, ये पहिया जो है ये इस प्रकार से ऊपर नीचे आएगा। तो ऊपर नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, ये बाल्टी में पानी आएगा, और ये पानी फिर नीचे गिरेगा, फिर नीचे गिरेगा, तो भरते जाएगा और नीचे गिरेगा, इस प्रकार से चलता रहता है। इस प्रकार से ये क्या करेगा, तो इस प्रकार से चलेगा, और पानी ऐसे ऐसे गिरता चले जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या है, तो अब देख लिए इस प्रकार से, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे पानी है गड्ढे में, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बैल जो है इसको घुमा रहा है, तो यहाँ पे घुमाएगा तो ये क्या करेगा, तो ये पहिया जो है ये नचेगा, तो इससे क्या होगा, तो इसमें यहाँ पे इस बाल्टी में पानी पैक होगा, और ये गिरेगा इस प्रकार से, जैसे ये जाएगा नीचे, फिर पानी लेकर ऊपर आएगा, फिर पानी लेकर ऊपर आएगा, इस प्रकार से रहट जो है चलता है। ये अभी नहीं देखने को मिलता है। तो मुगल काल में सिंचाई के लिए क्या थे, तो सिंचाई के लिए कुएं से भी सिंचाई होते थे, नहर से भी सिंचाई होते थे, और भी कई सारे साधन थे, जैसे नहर हो गए, कुएं हो गए, तालाब, इस प्रकार से बहुत सारे जो है क्या साधन थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में, उत्तर भारत में नहरों का जाल बिछाया, इसलिए सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया, यानी नहरों को एक तरह से जैसे नदियों को कहा गया, नहरों को निर्माण किया गया, नदियों नहरों को, और एक नहर को दूसरे नहर से जोड़ दिया गया, ताकि क्या हो, तो इससे किसानों तक पानी आसानी से पहुंचाया जा सके, जल आसानी से पहुंचाया जा सके। मुगलों ने कृषक के लिए क्या, तो कृषक को सामूहिक तालाब निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया, तो सामूहिक तालाब, यानी आप लोग मिलकर एक तालाब, सब मिलकर एक तालाब क्या करिए, तो तालाब का निर्माण कीजिए, इसके लिए क्या किया, प्रोत्साहित किया। शाहजहां ने खानदेश एवं बराड़ के कृषकों को तालाब निर्माण हेतु क्या दिया, तो अनुदान दिया, उसके लिए उसने अनुदान दिया तालाब के निर्माण के लिए। बाबरनामा में रहट के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, रहट के प्रयोग का उल्लेख किसमें मिलता है, तो बाबरनामा में, बाबरनामा में मिलता है। चलिए, मुगल कालीन फसल। अब मुगल काल में फसल किस प्रकार से था, तो रबी तथा खरीफ दोनों फसल की जाती थी। कौन, तो रबी और खरीफ दोनों फसल की जाती थी। जैसे हम देखें कि रबी फसल में भी टैक्स वसूला जाता था, और खरीफ फसल में भी। रबी फसल में टैक्स वसूला जाता था कब, जब फसल तैयार होकर कटने लायक हो जाए, और खरीफ फसल में जब फसल आपका पक गया, आपसे टैक्स वसूला जाएगा। इस प्रकार से था। आईन अकबरी से पता चलता है कि आगरा में 39 आगरा में 39 और दिल्ली में 43 किस्म की फसल उत्पादन होता था। किसे पता चलता है, ये पता चलता है आईने अकबरी से कि आगरा में 39 और दिल्ली में 43 किस्मों का फसल होता था, और बंगाल में चावल की पैदावार जो है क्या थी, तो चावल अधिक होती थी। बंगाल बंगाल उस समय
बंगाल क्या अकेले था? अभी जो बंगाल है उन्हें, उस समय बंगाल यानी उसमें भारत भी आएगा। तो उस समय क्या, तो उस समय पूरा जो है क्या, भारत, भारत में बंगाल उस समय क्या, तो बंगाल में बिहार सब, बिहार भी क्या, तो पूरब साइड में जो है सारा उसी में बंगाल में ही आता था, बंगाल प्रांत में ही। तो सर्वोत्तम फसल उस समय क्या, बंगाल में चावल की पैदावार अधिक थी, जहाँ चावल की लगभग 50 किस्मों का पैदावार थी। तो यानी 50 किस्मों के चावल पैदा किए जाते थे, उपजाए जाते थे, कहाँ पे, तो बंगाल साइड, बंगाल में। सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सर्वोत्तम जो फसल है उसे जिन्स ए कामिल कहा जाता था। कपास एवं गन्ना सर्वोत्तम फसल मानी जाती थी। सबसे अच्छी फसल किसे माना गया? तो कपास को और गन्ना को। तिलहन एवं दलहन जैसी नकदी फसल भी किए जाते थे। क्या ये भी किए जाते थे? तिलहन और दलहन भी किए जाते थे। 17वीं सदी में रेशम के प्रचलन में बंगाल क्या होगा, ये बंगाल महासिल्क उत्पादन क्षेत्र बन गया। यानी सबसे ज्यादा सिल्क उत्पादन कहाँ होने लगा? तो बंगाल में होने लगा। कब? तो 17वीं सदी में। नई दुनिया की खोज के पश्चात अमेरिका से कुछ नई फसल, जब अमेरिका की खोज हुई, जब नई दुनिया की खोज हुई अमेरिका की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब उसका खोज किया, तब क्या हुआ? तो जब उन्होंने खोज किया तब मक्का, तंबाकू और ये सब कहा। तो ये मक्का और तंबाकू ये आया कहाँ से? तो नई दुनिया से, अमेरिका से लाई गई। अमेरिका से आई कुछ फसलें जिसमें मक्का और तंबाकू शामिल है। तंबाकू का प्रसार, तंबाकू जो है इसका प्रसार, तो भारत में तंबाकू को कौन लाए थे? तो ये बात याद रखिएगा, भारत में तंबाकू लाए थे पुर्तगाली। कौन लाए थे? पुर्तगाली। वही पुर्तगाली जो आते हैं सबसे पहले और जाते हैं सबसे लास्ट में, और मन से जाते नहीं, जबरदस्ती उनको बेगलाते हैं हम पीट पीट कर। तो वही पुर्तगाली क्या, तो उन्होंने ही 1604 में क्या किया था? तो तंबाकू को भारत में लाया था। उस समय अकबर का शासन था, तो अकबर ने उसे पहली बार देखा था 1604 में, तंबाकू को, तंबाकू पहली बार देखा था। इसी समय हुक्के या चीलम द्वारा धूम्रपान भारत में आरंभ हुआ। भारत में धूम्रपान आरंभ कब हुआ? तो धूम्रपान आरंभ हुआ इसी समय अकबर के काल में। और इसे लाया कब गया? तो 1604 में लाया गया। तो उसी समय क्या, तो उसी समय लाया गया। तो सबसे पहले अकबर ने उसे इसका स्वाद लेकर देखा कि ये लगता कैसा है इसका स्वाद।
तो हुक्के में डालकर यूज किया, उसका धूम्रपान का सेवन किया। तो ये जो क्या चिलम और हुक्के की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो अकबर के समय में ही हुआ था। अकबर ने 1604 में असद बेग कजवीनी के कहने पर, किसके कहने पर, तो कजवीनी के कहने पर तंबाकू का प्रयोग किया था। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दिया। जहांगीर ने क्या किया, तो जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दिया। 21 मई तंबाकू सेवन निषेध दिवस मनाया जाता है। ये डेट याद रखिएगा कि तंबाकू सेवन निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को। कब मनाया जाता है, 31 मई को। तंबाकू की खेती इस प्रकार से होती है, और पहले यहाँ पे खेती होती है, फिर वहां से लाया जाता है और इसे सुखाया जाता है। सुखाकर तब इसकी कटिंग की जाती है। मुगल कालीन सिक्का की बात करें तो मुगल काल में सिक्का किस प्रकार का था, तो 1577 ईस्वी में अकबर ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। उसकी जो मुद्रा प्रणाली है उसकी सुधार किया। ख्वाजा अब्दुस समद ने क्या किया, तो अब्दुस समद को दिल्ली शाही टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया टकसाल का दिल्ली के। सिक्के पर बादशाह टकसाल, सिक्के पर बादशाह क्या करते थे, तो बादशाह टकसाल एवं जारी किए गए वर्ष का उल्लेख रहता था। यानी सिक्के पर किसका उल्लेख रहेगा, तो बादशाह कौन है, कौन से टकसाल का है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये दिल्ली का है या फिर बंगाल प्रांत का है, कौन से प्रांत का है, कौन से प्रांत के टकसाल का है, उसका उल्लेख रहेगा। और जारी किस वर्ष किया गया, वो वर्ष अंकित रहेगा। संसब, सिक्का किस प्रकार का था, तो सिक्का 6 प्रकार के। एक संसब, सबसे बड़ा सोने का सिक्का, इसका प्रयोग बड़े लेन देन में किया जाता था। सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसब इस प्रकार से है। ये इसकी कोई एक सीधे क्या गोला बनाया और इसमें टकसाल अंकित कर दिया, कौन से टकसाल का है, बादशाह कौन सा है उस समय का, और कौन से वर्ष ये लिखा गया, इस प्रकार से अंकित कर दिया गया, हो गया। देख रहे हैं ये पूरी इस शेप में नहीं बनाया गया, ये पूरी तरह से क्या पूरा एक अच्छा जो है इसका शेप नहीं दिया गया। उसके बाद आया क्या, तो इलाही। इलाही यानी सर्वाधिक चलने वाला सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा चलने वाला सोने का सिक्का इलाही। ये रहा इलाही। इलाही सबसे ज्यादा चलने वाला सोने का सिक्का। रुपया, चांदी का सिक्का। रुपया जो है ये चांदी का सिक्का। ये रुपया जो है ये चांदी का सिक्का। ये नहीं, चलिए रुपया जो है क्या है, तो रुपया चांदी का सिक्का। ये रहा रुपया। रुपया कौन सा, तो ये चांदी का सिक्का था। जीतल, तांबे की सबसे छोटी सिक्का। तांबे की सबसे छोटी सिक्का जीतल। क्या होगा, तांबे की सबसे छोटी सिक्का जीतल। जलाली, चांदी का चौकोर सिक्का। ये देख रहे हैं चांदी का चौकोर सिक्का, यानी इसका जो है क्या ये स्क्वायर टाइप का है, चरकोर है, तो ये क्या है, तो ये जलाली कहा जाता है इसे। उसके बाद दाम, तांबे का सिक्का जो रुपए का 1/10 होता था। ये जो दाम है ये कितना, तो ये रुपए का 1/10 होता था। इस प्रकार से सिक्का चल रही थी। चलिए तो हम क्या देखें, तो हम देखें इधर मुगल कालीन सिक्के किस प्रकार के थे, किस प्रकार से मुगल कालीन सिक्के थे। और बाबरनामा के बारे में कि बाबरनामा में किस प्रकार से उल्लेख किसका उल्लेख किया गया। अकबरनामा के बारे में देख लिए, उसमें हम आईने अकबरी की पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लिए। अकबर कालीन जो भू राजस्व जो है उसके बारे में देख लिए हम। आईने दहला क्या होता है इसको देख लिए। भूमि एकत्रित करने का तरीका क्या था इसको जान लिए। कर निर्धारण किस आधार पर हुआ था ये भी जान लिए। अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली कैसा था। अकबर के काल में सिंचाई किस प्रकार से होता था ये भी जान लिए हम। और मुगल काल में फसल किस प्रकार से था। तंबाकू किस प्रकार से भारत में आया ये भी जान लिए। और लास्ट में हम देख लिए मुगल कालीन सिक्का, यानी इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट जो
फैक्ट्स था जितने भी सारे सभी हम देख लिए। 8वें जो चैप्टर है आपका किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जितने भी फैक्ट्स है सभी हम देख लिए, सब कुछ पूरी डिटेल में इसकी जानकारी देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जो पूछे गए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।